हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्रिलियंट लॉन्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वही क्लास 12 का रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, टॉपिक को आज के स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में आप लोगों का एक डाउट था कि सर ये जो क्वेश्चन आपने कराया है यहाँ पर, है ना, ये जो क्वेश्चन आपने कराया है यहाँ पर उसको आप डायग्रामेटिकली समझा दीजिए करके, है ना। तो वो क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं जो आपका डाउट था, फिर उसके बाद अपन आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन था ये कि एक क्यूबिक सॉलिड है। इस क्यूबिक सॉलिड को दो एलिमेंट से मिलकर बनाया गया, पी और क्यू के, जहां पर क्यू एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है क्यूब के, और जो पी एटम है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब उसको देख लेते हैं अपन, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। चलिए, तो ये एक क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्यूब बन गया। अब इस क्यूब को बनाने के लिए देखो, इस क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम होंगे, ये कॉर्नर हुआ उसका। तो ये जितने मैंने रेड कलर के यहाँ पर डॉट्स बनाए हैं, ये सारे रेड डॉट्स आपके उसके कॉर्नर है उस क्यूब के। ठीक है, उस क्यूब के क्या है, ये कॉर्नर्स है। तो इस क्यूब के जो कॉर्नर्स है, उन कॉर्नर्स पे कौन सा एटम प्रेजेंट है, क्यू एटम है। तो जितने कॉर्नर्स है उन सब पे क्यू एटम प्रेजेंट है। तो अब एक बात बताओ, हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक पढ़ा था कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो एक क्यूब के टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो टोटल क्यूब के कितने एटम्स हुए, 8 एटम्स हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक एटम का हिस्सेदारी 8 लोगों का रहता है, यानी यहां पर प्रेजेंट हर एक एटम को 8 क्यूब शेयर करेंगे। तो एक क्यूब के पास कितना आएगा, ऑब्वियसली 1/8। टोटल कितने एटम है, 8। एक के हिस्से में कितना है, 1/8। तो इसको सॉल्व करो, तो टोटल कितना है, 1। यानी कुल मिला के जितने इस क्यूब के कॉर्नर में जितने भी एटम प्रेजेंट है, उनकी टोटल क्वांटिटी 1 है। यानी जो कॉर्नर पे एटम कौन प्रेजेंट है, क्यू। यानी क्यू कितना प्रेजेंट हुआ, 1। फिर इसके बाद बोला है पी। पी प्रेजेंट है कहां पर, बॉडी सेंटर पे। तो ये पूरे क्यूब का बॉडी का सेंटर यहां पर समवॉट कुछ आएगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ। लेटर सपोज मैंने इसको पीले कलर में ले लिया, तो यहाँ पर इसका बॉडी सेंटर आएगा। तो ये पीले कलर का एटम उसका बॉडी सेंटर है। तो कितने बॉडी सेंटर होंगे एक क्यूब में, ऑब्वियसली 1 होंगे। कितने एटम प्रेजेंट होंगे एक बॉडी सेंटर में, एक ही एटम प्रेजेंट होंगे। कितने लोग शेयर करेंगे, एक ही लोग। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, 1। और बॉडी सेंटर पे कौन सा एटम प्रेजेंट है, यानी पीले कलर का कौन सा एटम है, पी। तो पी की टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, 1। यानी पी कितना प्रेजेंट है, 1, और क्यू कितना प्रेजेंट है, 1। तो टोटल फॉर्मुला क्या हुआ, पी क्यू, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत तो पड़ती नहीं। तो इसलिए उस क्यूब का फॉर्मुला क्या हो गया, पी क्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जिसका ये डाउट था। चलो, तो अपन आगे बढ़े। आज का अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का 5th लेक्चर डील करेंगे सॉलिड स्टेट से। क्लास 12 का टॉपिक है ये। ठीक है, आज हम लोग डील करने वाले रेडियस रेशियो से। और वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने रेडियस रेशियो को कल डील कर चुका था, लेकिन आज का टॉपिक अपना रेडियस रेशियो से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो रेडियस रेशियो होता क्या है, ध्यान पे देना, टॉपिक के नाम पे रेडियस रेशियो, यानी रेडियस का रेशियो। तो रेशियो ऑफ रेडियस, अब किस चीज का रेडियस, तो रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। यानी रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, यानी एनायन यानी नेगेटिव चार्ज। तो रेडियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर आप करते हो, तो यहां से आपको मिलता है रेडियस रेशियो। यहां से आपको क्या मिलेगा, रेडियस रेशियो। क्लियर हुआ आपको ये। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मुला क्या मिला, रेडियस ऑफ कैटायन यानी आर प्लस अपॉन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम लोग वॉइड कंसिडर करते हैं। तो इसका एक फॉर्मुला बन जाता है रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। क्योंकि अगर वॉइड पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ऑब्वियसली स्फीयर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच का रिलेशन बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपका रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर 0.225 के बीच का आएगा, तब उस कंडीशन पे उस क्यूब का या उस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 3। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 3। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हो बोरॉन ऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपका रेडियस रेशियो और आपने कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में आई है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा कंपाउंड का 4, और उसका स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल। एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हो ZnS को। नेक्स्ट, अगर आपने रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू 0.414 से लेकर 0.732 के बीच की आई, तो उस कंडीशन पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा उस कंडीशन पर, ऑक्टाहाइड्रल। एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हो NaCl को। ठीक है, तो NaCl किसका एग्जांपल है,
ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है NaCl, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने फिर रेडियस रेशियो निकाला किसी और कंपाउंड का और उसका अगर रेडियस रेशियो 0.732 से लेकर 1 के बीच में आया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और उसका स्ट्रक्चर होगा क्यूबिक। एग्जांपल के तौर पे आप सीशियम क्लोराइड या CaCl को याद कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान से देखो, रेडियस रेशियो तो दो वैल्यू है, 0.225 इधर भी है और 0.225 इधर भी है। कॉमन डाउट, सर अगर एक्जैक्टली 0.225 आया तो क्या लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे कि नीचे वाले को लेंगे, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा कि 4 होगा, यानी उसका स्ट्रक्चर ट्रायगोनल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा। तो नो डाउट अगर 0.225 एग्जैक्ट आपका आता है तो आप लोगे टेट्राहेड्रल को, क्योंकि इसका मतलब होता है 0.155 से स्टार्ट करके 0.225 तक जाना है। वैसे ही अगर यहाँ पर देखो 0.732 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है तो एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आपका रेडियस रेशियो निकलता है r प्लस अपॉन r माइनस, यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, रेडियस ऑफ कैटायन हमेशा रेडियस ऑफ एनायन से छोटा ही होता है, यानी ऊपर का डिजिट हमेशा छोटा होगा, नीचे का डिजिट हमेशा बड़ा होगा। तो छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा करोगे तो वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट में आती है, तो आंसर 1 पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए जो रेडियस रेशियो आप कभी भी निकालोगे तो इस रेडियस रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी और 0 से बड़ी आएगी। तो रेडियस रेशियो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही होता है। आगे आपको समझ में? ठीक है, रेडियस रेशियो का साइज 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। क्यों होता है छोटा रेडियस रेशियो का साइज, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाई द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिए, तब तो पता चलेगा कि कितने बच्चे लेक्चर को सीरियसली पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि रेडियस ऑफ कैटायन का साइज हमेशा रेडियस ऑफ एनायन से छोटा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इस पे आगे बढ़े तो आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा कि अपने को कैलकुलेट करना है रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने आपको वॉइड पढ़ा चुका है, लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने वॉइड पढ़ा था, दो वॉइड पढ़े थे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें से पहले अपन टेट्राहेड्रल वॉइड को डील करेंगे, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डील करेंगे। तो अगर अपने को रेडियस रेशियो कैलकुलेट करनी है टेट्राहेड्रल वॉइड की तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है वो पता होना चाहिए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है तो आप अपना लास्ट लेक्चर देख सकते हो, जिसमें मैंने एकदम अच्छे से समझाया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, कैसा दिखता है, कितने आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं एक टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए। वैसे तो हम लोगों ने अभी पहले भी यहाँ पर देखा इसमें कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका, यानी कि 4 आइटम्स की जरूरत पड़ेगी एक टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी देखो मैंने 4 ही आइटम को फोकस किया है, ए बी सी और ये डी। इसका मतलब ये नहीं है कि डी ई एफ और यहाँ पर ले लो लेटर सपोज जी, यहाँ पर कोई आइटम नहीं है आइटम, लेकिन मुझे एक वॉइड क्रिएट करने के लिए 4 आइटम की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, 4 सराउंडिंग आइटम की, इसलिए मैंने ये 4 आइटम कंसिडर किए। ठीक है, यहाँ पर अपने को एक बात याद रखना कि जो ये स्फीयर यानी ये जो पार्टिकल ये एटम के प्रेजेंट है, इस स्फीयर का रेडियस को मैंने कैपिटल आर कंसिडर किया। यहाँ पर दिख रहा होगा रेडियस ऑफ स्फीयर को मैंने क्या कंसिडर किया, कैपिटल आर, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर कितने सारे स्फीयर है, ए बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो ये जो बीच में एक गोल बना ये क्या है, ये एक्चुअल में है वॉइड। ये कौन सा वॉइड है, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो यही वॉइड है और वॉइड का रेडियस मैंने कंसिडर किया है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कंसिडर किया स्मॉल आर। तो रेडियस ऑफ वॉइड क्या है, स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ स्फीयर रहेंगे वो मैंने कैपिटल आर कंसिडर किया है और जो रेडियस ऑफ वॉइड रहेगा वो स्मॉल आर कंसिडर किया है। ठीक है, और ये जो क्यूब है इस क्यूब का लेंथ को मैंने ए कंसिडर किया है। तो यहाँ पर जितने कंसिडरेशन है जरूरत पड़ती है उन सारे कंसिडरेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस सेशन का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके उसमें से आप इस सेशन के पीडीएफ को, एंड एक्चुअली ये पूरे चैप्टर का पीडीएफ एक साथ ही आएगा आपको, तो इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है। ठीक है, अगर आप उसी को पढ़ लो तो वो मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्यूब का जो लेंथ है या एज है उसको मैंने ए कंसिडर किया, इसमें प्रेजेंट जो स्फीयर है उसको मैंने कैपिटल आर कंसिडर किया उसके रेडियस को, और इस पे जो प्रेजेंट है वॉइड उसको मैंने स्मॉल आर से डेजिग्नेट किया, यानी उसके रेडियस को स्मॉल आर से इंडिकेट किया या डेजिग्नेट किया। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इससे आगे।
तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसको मैंने कंसिडर किया है कैपिटल आर, और जो रेडियस ऑफ वॉइड है यहाँ पर उसको मैंने कंसिडर किया है स्मॉल आर, और जो साइड ऑफ क्यूब है यानी एज ऑफ क्यूब है उसको मैंने स्मॉल ए से कंसिडरेशन लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, बेसिक चीज़ें जो आपको जानने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि एक क्यूब का जो साइड होता है उसमें जो एटम प्रेजेंट होते हैं, हम लोग तो ऐसे बना देते हैं छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये छोटा एटम, ये यहाँ पर भी एक एटम होगा जो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका साइज इतना छोटा नहीं होता, वो एक्चुअली इतना बड़ा होता है, उसका ये सेंटर होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये देखो, ये जो एज बना है आपका, ये जो साइड बना है, साइड ऑफ क्यूब, ये एज लेंथ ऑफ क्यूब जो स्मॉल ए से है, वो एक्चुअल में इस एटम का एक रेडियस और इस एटम का दो रेडियस इनसे मिलके बना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था इस चीज को कि एक क्यूब में जो उसका साइड लेंथ रहता है ए, वो एक्चुअल में इसका बॉन्ड लेंथ है, वो एक्चुअल में इसका क्या है, बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? मैं इसको और आगे आगे डील करूंगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट आगे भी आते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज को बता रखा है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीजें कंसिडर की है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पर जितने भी आइटम आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पर ए आइटम है, इसका रेडियस मैंने कंसिडर किया है कैपिटल आर। जितने भी आइटम यहाँ पर, जैसे बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, जितने भी, और ये जो वॉइड है इसका रेडियस मैंने कंसिडर किया है स्मॉल आर। ठीक है, बस इस बात का ख्याल रखेंगे। अब मेरे को निकालना है रेडियस रेशियो। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि रेडियस रेशियो होता क्या है। तो हम लोगों ने वो ऑलरेडी पढ़ चुका है कि रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर कैटायन कौन है और एनायन कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर करके। तो यहाँ पर वॉइड और स्फीयर कौन है, ये तो पता है अपने को, कौन सा वॉइड है, पर्टिकुलरली टेट्राहेड्रल वॉइड। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है स्मॉल आर और रेडियस ऑफ स्फीयर है कैपिटल आर। यानी कुल मिला के मुझे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो अब मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर मिल सकता है। तो देखो ये एक ही लाइन है ए और एफ, ए एफ, यही एक लौती ऐसी है जो कि मुझे क्या कर सकती है, रेडियस ऑफ वाइड और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में रिलेशन दे सकती है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले मैं ए एफ को निकालने के लिए एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ। ए एफ को निकालने के लिए ए सी एफ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सी एफ तो मुझे पता है, सर आप बताएं कि ये एज लेंथ होता है तो ये ए हो जाएगा, लेकिन ए सी क्या है, तो पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए ए सी निकालना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर द ट्राइंगल, ट्राइंगल अपन ले लेते हैं पहले। देखो ए एफ सी से मुझे ए एफ निकालना है, लेकिन ए एफ निकालने के लिए मुझे ए सी चाहिए। तो ए सी कैलकुलेट करने के लिए मैं उधर से ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ ए ई और सी करके। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द ट्राइंगल ए ई सी। तो यहां से मुझे मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मेरे हिसाब से सबको पता होगा, जिसको नहीं पता मैं लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, कुछ भी ले सकते हो, ए ही ले लेता हूँ मैं, तो AE स्क्वायर प्लस बेस को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ EC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, आपका ध्यान देना ए की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली ये भी तो क्या एज लेंथ है, तो ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। EC की वैल्यू क्या है, EC भी तो एक एज लेंथ है, तो इसका भी वैल्यू ए, तो EC का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी कुल मिला के आपको AC स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 2a स्क्वायर। तो इसका वाला AC की वैल्यू क्या हुई, √2a। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो लेट द इक्वेशन नंबर भी वन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, यानी AC की वैल्यू क्या मिली आपको, √2a, अंडर रूट में 2 है और a अलग से है। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, ये तो ठीक है सर, आप बोले कि AC की वैल्यू आपने निकाली √2 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने बताया सर कि सारे एटम एक दूसरे को टच करते रहते हैं। तो अगर एक एटम दूसरे एटम को टच कर रहा है तो इसका जितना भी लेंथ निकलेगा वो तो इसके रेडियस और इसके रेडियस के सम के बराबर होगा। मतलब कि अगर A का एटम है यहाँ पर ऐसा करके और C का एटम है उसका यहाँ ऐसा करके, तो इसका जो रेडियस होगा कैपिटल R और इसका जो रेडियस होगा कैपिटल R, वो भी तो इसके बराबर ही होगा, नो डाउट होगा। तो यानी कि हमारे हिसाब से, यानी वी नो दैट AC इज इक्वल्स टू 2R। हमारे हिसाब से तो ऑलरेडी AC इक्वल्स टू 2R है, तो हाँ सही है। तो AC अगर 2R है तो दोनों ही तो AC की वैल्यू है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2।
तो अगर दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूं, यानी फ्रॉम इक्वेशन या बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो दोनों में ही AC की वैल्यू निकली, तो ये दोनों वैल्यू भी बराबर होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से निकालूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2R यानी 2 कैपिटल R इज इक्वल्स टू √2 A करके, ठीक है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़े अपन। तो नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना, अपने को यहाँ से ये मिल गया, एक रिलेशन अपने को मिल गया कि क्या, कि 2R इज इक्वल्स टू √2 A, ये एक रिलेशन मिल गया मुझे R और A के बीच में, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड बोला है। अब मुझे AF वैल्यू निकालनी, क्योंकि AC की वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है पिछले इक्वेशन से, यहाँ पर मिली ना AC की वैल्यू, देखो तो AC की वैल्यू √2 मिल गई, तो इस वैल्यू को यूज करके मैं AF की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये वाली वैल्यू। चलो इसको निकाल के देखते हैं। तो अब कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर द ट्रायंगल ACF। अब मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ ACF। इस ट्रायंगल में भी वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो यहाँ से यूज कर सकते हैं अपन। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AF का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनियस AF रहेगा ना, तो AF का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या लोगे आप, AC ले सकते हो परपेंडिकुलर, तो AC का स्क्वायर प्लस बेस आप ले सकते हो CF को, तो CF का स्क्वायर, ठीक है ना। AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, AC की वैल्यू पिछले कितनी आई थी, देखो AC की वैल्यू कितनी आई है, AC की वैल्यू आई है √2A, लेकिन मेरे को AC स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा 2A स्क्वायर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो AC स्क्वायर है ना, तो AC स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस CF क्या है, तो सर CF तो आप बताए थे अभी कि ये भी एज लेंथ है, तो A के बराबर होगा, तो CF का स्क्वायर भी A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हुआ 3A स्क्वायर। तो AF की वैल्यू कितनी हुई, यानी AF स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 3A स्क्वायर। तो सिमिलरली AF की वैल्यू कितनी हुई, AF की वैल्यू हो गई √3A। लेकिन अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दो आप, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था कि भाई AC की वैल्यू आप √2A निकाले, लेकिन हम लोगों को पता है कि क्योंकि सारे आइटम टच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2R है। वैसे यहाँ पर भी तो सारे आइटम टच कर रहे होंगे AF में, ऑब्वियसली एक आइटम यहाँ तक आएगा कुछ, मतलब एक आइटम यहाँ पर कुछ इतना दूर तक आएगा, वैसे AF का आइटम यहाँ से कुछ इतना दूर तक आएगा, तो ये सब तो आपस में टच कर रही है। यानी एक्चुअल में अगर मैं AF को बनाऊं तो ध्यान देना, ये एक आइटम हुआ, ये वॉइड हुआ, और ये F का आइटम हुआ, यानी यहाँ पर A है और यहाँ पर F है, ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। तो A के आइटम का रेडियस क्या है कैपिटल R, वॉइड का रेडियस क्या है स्मॉल r, इधर भी रेडियस है स्मॉल r, इधर स्फीयर यानी एटम का रेडियस है कैपिटल R। यानी कि AF का एक्चुअल लेंथ क्या हो सकता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यानी कैपिटल R प्लस कैपिटल R दो बार कैपिटल R है, प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r दो बार स्मॉल r। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कुल मिला के ये जो AF की वैल्यू है, बट वी नो दैट AF की वैल्यू क्या निकली अपनी 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। जैसे हम लोगों ने पहले कंपेयर किया था, क्योंकि AF ये भी है और AF ये भी है, तो दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू √3A के बराबर होनी चाहिए। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन मिल गए मेन जहाँ पर कंपेयर किया गया। एक तो इक्वेशन नंबर 3 जो है ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल a की वैल्यू मिली है, और एक इक्वेशन नंबर 6 जहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल a के वैल्यूज को दिया गया है, रिलेशन को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ये डायग्राम मैं हटा देता हूँ, अब ये डायग्राम अपने काम कर लिए। अब अपने को ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 याद रखना है। इसमें आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 6 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से। तो पहले इक्वेशन नंबर 6 में लिख देता हूँ इधर। इक्वेशन नंबर 6 है 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3A। ये इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन नंबर 3 जो है, इक्वेशन नंबर 3 है आपका, इक्वेशन नंबर 3 है आपका, क्या था इक्वेशन नंबर 3 इधर दिया हुआ, 2 टाइम्स कैपिटल R इक्वल्स टू √2A। तो 2 टाइम्स कैपिटल R इक्वल्स टू √2A करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक बात ध्यान दो यार, A तो कट गया यहाँ पर से, हाँ 2 2 कट गया और कुछ नहीं,
तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दें, इधर ऊपर बचा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू इधर बचा √3 अपॉन √2। इधर से पहले यहाँ पर ध्यान देना, जैसे आपको मैं बता दूं कि जब आप लेट अस सपोज 1/2 प्लस 3/5 को ऐड करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले आप एलसीएम लेते हो, तो इसका एलसीएम 10 आएगा, तो यहाँ पर क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा कि नहीं आएगा अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेपरेट करके लिख दूं, यानी अगर मेरे को इसको रिवर्स लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5/10 प्लस, यानी ये देखो ये वाला नंबर 5/10 प्लस एक बार ये वाला नंबर 6/10, अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि एलसीएम से मैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 2 3 जा 2 5 जा, इधर क्या आया, ये आया 1/2 और ये आया 3/5। यानी कि अगर मेरे को ऐसा नंबर दिया होगा तो मैं इसको दोबारा से ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये सही होगा। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर अगर है तो मैं इसको सेपरेट करके कैपिटल आर बाय कैपिटल आर एक बार, यानी इधर से एक बार, प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर यानी इधर से एक बार, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर किया, इक्वल्स टू √3/√2 लिख सकता हूँ। कैपिटल आर कट गया, यहाँ मिला 1 आपको, तो 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू √3/√2। ठीक है, अब मैं 1 को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। क्यों ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, कि मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको बोला था कि अपने को निकालना है रेडियस रेशियो, और रेडियस रेशियो होता है r वॉइड अपन r स्क्वायर। तो वॉइड का रेडियस है स्मॉल r, स्क्वायर का रेडियस है कैपिटल आर, यानी मेरे को स्मॉल r बाय कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल r बाय कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर मैं स्मॉल r और कैपिटल आर को एक साइड रखता हूँ और बाकी सारी चीज़ को एक साइड ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 1 उधर जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो स्मॉल r बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू √3/√2 जो कि ऑलरेडी इधर प्रेजेंट है, +1 उधर गया तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आएगा √3 - √2/√2, ये एलसीएम लेना है, होप आप सभी को आता होगा, आप लोग 12th क्लास में हो तो। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना है आपको वैल्यू पुटअप करना। तो क्या आपको √3 की वैल्यू पता है? अगर नहीं पता, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता यहाँ देख लो, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो √3 की वैल्यू हुई 1.732 माइनस √2 की वैल्यू पता है, जिनको पता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है सीख लो बेटा। ठीक है, 1.414, ये 1.414 डिवाइडेड बाय अगेन √2 है, तो √2 की वैल्यू फिर से 1.414। अब इसको आप माइनस करोगे, 1.732 माइनस 1.414, तो आपको आंसर क्या आएगा, 1.732 माइनस 1.414 करोगे तो इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आएगी आपकी समवॉट लाइक 8 1 और 3 आई थिंक, तो 0.318 आएगी आई थिंक, है ना। एक बार और आप ट्राई चेक कर लेना, वैसे तो मेरे को यही लग रहा है। 1.414 इससे डिवाइड कर दो आप इसको, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये मैं पर्टिकुलरली आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको आपका डिवाइड करने के बाद इसको आंसर कितना आता है। और ना सिर्फ इतना, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप चेक भी करोगे। देखो आपको एग्जैक्ट आंसर लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 के बाद भी तो बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, वैसे √2 की वैल्यू भी इसके आगे और बहुत सारे डिजिट्स होंगे, तो हम लोगों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो हो सकता है हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली कुछ आए। ठीक है, तो आप जो भी इसका आंसर निकालेंगे, मतलब जो भी आपका इसका आंसर आएगा, उस आंसर को आप यहाँ पर जो आंसर आएगा उस आंसर को आप इस टेबल में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, याद है आपको ये वाला टेबल, ये वाला, इस टेबल में आप यहाँ पर उस रेडियस रेशियो को रखकर देखोगे कि वो रेडियस रेशियो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और वो रेडियस रेशियो कहाँ पर आ रहा है प्लस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस उसका स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या है वो याद रख लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई, दोनों के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इवन मैं आपको अगर एक बात बताऊं, आपकी सीबीएसई की बुक में, ठीक है, रेडियस रेशियो के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है, उसमें डेरिवेशन नहीं दिया है, लेकिन अगर आप अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खोलकर देखो तो समवॉट लाइक क्वेश्चन नंबर 15 के अराउंड कुछ है, 15 16 या 17 इनमें से कोई एक नंबर है जिसपे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसमें शायद तक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पूछा है। ठीक है, जो एनसीईआरटी है उसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो जहां तक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए है। ठीक है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए नहीं है।
ठीक। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार और आप इसको रिपीट करके इस वीडियो को देख लो, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, प्लस इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये इसके कैलकुलेशन है। इसकी पूरे की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है ब्रिलियंट्स लॉन्चर के नाम से, जो हमारे कोचिंग का नाम है ब्रिलियंट्स लॉन्चर, इसी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करने में आपको दिक्कत है, तो हमारा वेबसाइट भी है। वेबसाइट है हमारा क्या, ये वेबसाइट मेंशन किया है मैंने www.brilliantlauncher.in करके। इस वेबसाइट में भी आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, और एल्स आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है या कुछ भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे वापस आए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो अब अपन वही सेम चीज कैलकुलेट करेंगे रेडियस रेशियो वाला, लेकिन इस बार अपन कैलकुलेट करने वाले हैं उसको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के लिए। इस पिछले बार किसके लिए वॉइड के लिए कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए। इस बार उसको कैलकुलेट करने वाले हैं अपन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि टेट्राहाइड्रल वॉइड में टेट्राहाइड्रल वॉइड जो बना था उसका रेडियस को अपन ने स्मॉल आर लिया था, और जो स्फीयर था यानी जो एटम के पार्टिकल्स थे उसके रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिया था। वैसे आप एक बात बताऊंगा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मैंने क्यों रेडियस ऑफ वॉइड को स्मॉल आर लिया था और मैंने क्यों रेडियस ऑफ स्फीयर को कैपिटल आर लिया था? मैं चाहता तो उल्टा भी तो ले सकता था, यानी रेडियस ऑफ वॉइड को मैं कैपिटल आर ले सकता था और रेडियस ऑफ स्फीयर को स्मॉल आर ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि जो रेडियस होता है स्फीयर का, वो रेडियस हमेशा बड़ा होता है वॉइड से। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ए एटम जो है या डी एटम है या बी एटम है या सी एटम है जो है, उस एटम का रेडियस को आप देखो क्लियरली कितना बड़ा है, और ये जो बीच में वॉइड क्रिएट हुआ इसका रेडियस देखो कितना छोटा है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं ये जो बना है ये एक्चुअली सेंटर रहेगा। ये डायग्राम थोड़ा बनाने वाले ने गलत बना दिया है। एक्चुअली ये मैंने अपने नोट से निकाला है डायग्राम को, तो जिस बच्चे ने इसको बनाया है वो थोड़ा हड़बड़ी में रहा होगा, इसलिए उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो आप ये गलती ना करें, ये जो ये जो बनेगा ना ये सेंटर पे रहेगा। ठीक है, वैसे ये भी सेंटर पे रहेगा, ये भी सेंटर पे रहेगा और ये भी सेंटर पे रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि ये सेंटर पे रहेगा, आप तिरछा मिर्चा ना बना दें कैसे भी करके। ठीक है, चलो तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को स्मॉल आर से डेजिग्नेट किया है, क्योंकि साइज तो छोटा ही रहेगा स्फीयर के कंपैरेटिवली, और इसीलिए स्फीयर का रेडियस को कैपिटल आर दिया गया। सेम केस यहाँ पर भी ये जो एज लेंथ रहेगा उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, ऑलरेडी मेंशन्ड है कि साइड ऑफ क्यूब को मैंने क्या लिया है, स्मॉल ए लिया है। यहाँ पर मुझे अलग से बताने की जरूरत तो वैसे पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ बी और सी को। तो ये लेटर सपोज बी एटम का सेंटर है और लेटर सपोज ये सी एटम का सेंटर है, तो बी एटम का ये हुआ, सी एटम ये हुआ, तो इसके जो बॉन्ड लेंथ रहेगी ये जो आपको दिख रही है जो कि एज लेंथ है ए, वो एक्चुअल में इस एटम का रेडियस और इस एटम के रेडियस को जोड़ने से मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन तो अपने को ऑलरेडी ऐसे ही मिल गया, ए इक्वल्स टू 2r करके। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे डील कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि मैंने कंसिडर किया था फ्रॉम बी सी। ठीक है, फ्रॉम बी सी मैंने क्या कंसिडर किया था, मैंने कंसिडर किया था कि ये जो बी सी का जो लेंथ है वो ए है एज लेंथ के हिसाब से, है ना, क्योंकि ये एज लेंथ के बराबर है, एज लेंथ के बराबर। लेकिन वी नो दैट वी के डॉट यानी वी के टी यानी वी नो दैट बी सी की जो वैल्यू आ रही है वो 2r आ रही है, क्योंकि ये r और इस r को जोड़ने से अपने को बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन of 1 and 2 यानी both the equation 1 and 2 will get 2r is equals to a या a equals to 2r, आपको जैसे लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये काफी इजी था। यहाँ पर सिमिलर पैटर्न जाना है, आपको रेडियस रेशियो निकालना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि रेडियस रेशियो जो आप निकालने वाले हो वो रेडियस रेशियो कैसे निकलेगा, r वॉइड अपॉन r स्फीयर से, है ना। तो मैं आपको फिर से बता दूं, r वॉइड को मैंने क्या लिया, स्मॉल r लिया है, और r स्फीयर को मैंने क्या लिया, कैपिटल r लिया है। तो स्मॉल r बाय कैपिटल R अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, रेडियस रेशियो।
तो उस रेडियस रेशियो को निकालने के लिए मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो एक रिलेशन तो ये मिल गया कैपिटल आर और स्मॉल ए के बीच में, दूसरा रिलेशन मुझे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल ए के बीच में चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर ए सी को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे मिल सकता है। तो बाय कंसिडरिंग द ट्रायंगल ए बी एंड सी, यानी ए बी सी, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये अगर इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, सिमिलरली वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर मैं ये करूँ तो हाइपोटेनस क्लियरली यहाँ पर तो मेंशन दिख ही चला है आपको कि वो ए सी ही होगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलरली भी क्लियरली विजिबल है, ए बी होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बेस जो है वो बी सी यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, तो बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया आपका पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ ए सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू क्या है, नो डाउट ए बी की वैल्यू सर एज लेंथ है तो ए होगी, डेफिनेटली ए होगी, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, तो बी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूँ तो मुझे मिलेगा √2a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। बट सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, फिर से देखो, तो आपको ये जो ए सी है वो समवॉट कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, ये ए एटम हो गया, ये वॉइड क्रिएट हो गया, ये सी एटम हो गया, तो यहाँ पर इसका रेडियस, फिर इसका छोटा वाला रेडियस, फिर इसका छोटा वाला रेडियस और फिर इसका कैपिटल रेडियस, तो यहाँ पर हो सकता है ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अगेन स्मॉल आर प्लस अगेन कैपिटल आर, सिमिलर पैटर्न, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर 2 बार है, 2 टाइम्स कैपिटल आर, स्मॉल आर 2 बार है तो 2 टाइम्स स्मॉल आर, 2 कॉमन निकल गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपकी वैल्यू आई, यानी कि अगर यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो अपने को वैल्यू मिलेगी ए सी की, क्या मिलेगी, 2 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सिमिलर पैटर्न जैसे वहाँ पर फॉलो किया गया था, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। तो सिमिलरली जैसे देखो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 निकाला, इक्वेशन नंबर 2 निकाला, फिर दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 3 निकाला, वैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 4 निकाला, 5 निकाला, अब दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 6 निकालूंगा, तो इक्वेशन यहाँ पर रहेगा 2 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, देखो ये ए सी की वैल्यू ये है और इस ए सी की वैल्यू √2a है, तो दोनों वैल्यू बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a आ जाएगी, तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 6। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, वही पैटर्न जो वहाँ पर किया, क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3, याद है इक्वेशन नंबर 6 क्या है, ये तो लिखा हुआ है 2 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू √2a। अब इसको मेरे को डिवाइड करना है किससे, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये रहा 2r इक्वल्स टू a, इसको डिवाइड कर देते हैं, इधर 2r आ जाएगा, इधर a आ जाएगा, सिमिलर देखो a कट गया, यहाँ पर फिर से 2 कट गया, यहाँ पर फिर अगेन आपको मिल गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू √2/1। अब ये √2/1 को खाली √2 भी लिख सकता हूँ। सिमिलर पैटर्न फिर से चेक करो, देखो एग्जैक्टली वही आ गया जो मैं पिछले बार बताया था आपको, इसको फिर से सेपरेट कर दो अलग अलग, तो ये अगेन आ जाएगा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस, फिर यहाँ पर से क्या मिलेगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, तो ये कैपिटल आर कट गया, यहाँ 1 मिला, तो ये मिला आपको क्या 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू √2। यहाँ आगे सॉल्व करें तो ये 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू √2 उधर ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 1 उधर गया तो -1। मैंने आपको अभी √2 की वैल्यू बताई थी, आपने याद की तो अच्छी बात है, नहीं की तो कर लो बेटा, बहुत काम आने वाला है क्योंकि, ठीक है। और √2 और √3 ये सब जो कॉमन वाले रूट होते हैं ना, जैसे √2 और √3 ही मोस्ट कॉमन है, इनकी वैल्यूज तो आपको याद होनी ही चाहिए, चाहे आप मैथ्स वाले हो चाहे बायो वाले हो, क्योंकि इसकी वैल्यूज देगा नहीं देगा कोई पता नहीं, ठीक है। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू √2 की वैल्यू रख दी 1.414 माइनस 1, वैल्यू आ गई 0.414। तो यहाँ पर देखो रेडियस रेशियो जो निकाला मैंने स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये रेडियस रेशियो निकला अपने को 0.414 निकला। तो अगर रेडियस रेशियो क्या निकला मेरा, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, वॉइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये रेडियस ऑफ कैटायन हो गया, स्फीयर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी ये रेडियस ऑफ एनायन हो गया। तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर, 0.414। अरे किसके लिए निकली है, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, कितनी आई 0.414, याद रखना वैल्यू को, क्योंकि मैं अभी पीछे ले जाके आपको उसको चेक कराने वाला हूँ उससे, टेबल से जो मैंने पढ़ाया आपको, टेबल याद है ना, कंपेयर करने बोला था। अब बताओ 0.41 कोड कहाँ पर है, तो सर ये रहा 0.414, अरे एक और है 0.414,
हो, दो जगह कंसिडर करेंगे क्या? दोनों में से एक काउंट होगा, कौन सा काउंट होगा? मैं अभी आपको समझाया था कि अगर लास्ट वाली वैल्यू आई तो ये पहले वाले में काउंट होगा, यानी इसमें, तो 0.414 इसमें काउंट होगा। तो 0.414 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टाहाइड्रल। वैसे तो ये पहले ही पता था, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के लिए कंसिडर कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल ही होगा, तब तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनेगा ना। याद है मैं आपको पढ़ाया था ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्या होता है? एक ऐसा वॉइड जो ऑक्टाहाइड्रल के स्ट्रक्चर में बनेगा, वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। अगर वही वॉइड टेट्राहाइड्रल के स्ट्रक्चर में बनता है तो वो टेट्राहाइड्रल वॉइड कहलाएगा। तो क्योंकि ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के बारे में डील किया अपन, तो उसका स्ट्रक्चर क्या निकला? देखिए ऑक्टाहाइड्रल वॉइड निकला कि नहीं निकला, यानी ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर निकला ना। प्लस एग्जांपल भी याद कर लेना NaCl, और ये एग्जांपल को याद ही रखना, ये दो एग्जांपल को, एक्चुअली ये तीनों एग्जांपल को याद रखना चाहिए आपको, सीशियम क्लोराइड, NaCl और ZnS, ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि जो ZnS है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, NaCl है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, CHCl है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये आपको याद रखना है। प्लस आपको ये याद रखना है कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होता है उसका रेडियस रेशियो कितना आता है, ठीक है, कितना आया था? 0.414 आया था। ये पॉइंट याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोगों को? ये क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया। जैसे कि एक बालक ने पिछले बार कमेंट किया कि सर मुझे वो जो PQ वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आप उसको डायग्राम बना के समझा दीजिए करके। तो मैंने आज ही उसको डायग्राम बना के समझाया है उस क्वेश्चन को। तो वैसे ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और एक तो ये ऑनलाइन क्लास है, तो जितना मेरी तरफ से हो सक रहा है मैं उतने अच्छे तरीके से वीडियो को प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। और प्लस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब वाले, ठीक है, ये प्रीमियर वीडियो चल रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट लाइव के बराबर ही है, ठीक है। उस वीडियो में आपको कुछ खासियत मैं बता दूँ। पहली खासियत तो ये है बेटा कि इस वीडियो को आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। दूसरी खासियत ये है कि आप इस वीडियो को जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। तीसरी खासियत ये है कि आप इसमें डाउट अगर पूछते हो, अगर जैसे मान के चलो 20 लोगों की क्लास है आपकी, और 20 लोगों की क्लास में अगर कोई एक बच्चा डाउट पूछता है लाइव क्लास में, तो उस एक बच्चे के डाउट क्लियर करने के चक्कर में वो पूरे 20 के 20 लोगों की क्लास पीछे हो जाती है। जबकि ये इस चीज़ में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर उस 20 में से किसी एक को डाउट है तो उस एक के डाउट के लिए पूरे 20 लोगों की क्लास पीछे नहीं होगी, बाकी लोगों की चलती रहेगी। वो एक बच्चा अपने डाउट कमेंट सेक्शन में बता दे। अगर वो प्रीमियर देख रहा है वीडियो, तो जब तक ये वीडियो प्रीमियर रहता है मैं खुद ही उस वीडियो को, मैं उस टाइम पर लाइव रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लाइव चैट करके कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लाइव चैट में, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइव चैट के जो आपकी चैटिंग रहेगी, यानी चैटिंग हिस्ट्री, जो चैट हिस्ट्री रहता है वो सिर्फ तब तक रहता है जब तक वीडियो चल रहा है, यानी जब तक वीडियो प्रीमियर है। वीडियो प्रीमियर से हटा आपका लाइव चैट वहां से हट जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाए जहां पर मैं पर्टिकुलरली उस टाइम पर अगर आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँगा आपके प्रीमियर होते तक में, खत्म होते तक में, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हो सकता है कि मैं उस टाइम पर कहीं अर्जेंटली कुछ काम कर रहा हूँगा या कहीं बिजी हो जाऊँ, तो हो सकता है कि मैं ना देख पाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं कहीं बिजी रहा हूँगा तो मैं आपको उस टाइम पर देख नहीं पाया, तो आप उसको नॉर्मल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। मैं वहाँ से देखकर आपको डेफिनेटली आपके डाउट्स को अगले सेशन में क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। और ये जो वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब के, ये वीडियोस पर्टिकुलरली आपके लिए बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में अगर वीडियो सेशन डल रहे हैं तो आप कोई सा भी चैनल देख लोगे। अरे भैया, अगर आप कोई सा भी चैनल देखते हो ना तो आपको वीडियो सिस्टमेटिकली नहीं मिलेंगे, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाया जा रहा है और प्लस ये क्लास आपके अकॉर्डिंगली चल रही है। अगर आप कोई भी डाउट क्लियर पूछते हो तो क्लियरली उस चीज को डाउट क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो ये सेशन पूरा आप लोग के लिए ही चल रहा है। अगर आप कोई और वीडियोस देखते हैं, मैं ऐसा नहीं मना नहीं कर रहा हूँ कि कोई और वीडियोस मत देखो, लेकिन अगर आप कोई और वीडियोस देखते हो तो सबसे पहला चीज तो यही है यार कि वो सिस्टमेटिकली नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर होते हैं। जबकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पूरा बुक का जितना भी टॉपिक्स है प्लस जितने बुक में नहीं दिए हैं, जैसे ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया रेडियस रेशियो, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, यानी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ये एनसीईआरटी के, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया कि रेडियस रेशियो क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो दिया ही नहीं है, फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ाया, है ना। तो ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी बुक में दी नहीं है, तो उन सब चीजों को भी अपन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप
सेशन को क्लियरली वॉच करो आप, और डेफिनेटली देखो इन सब चीज़ों को। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो इसमें लॉस आपका है, हमारा नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए बार बार, जितने बार हो सके उतने बार इस वीडियो को देखें। एक बार में अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखिए। ठीक है, और एज यूजुअल बताने की जरूरत नहीं है, जुड़े रहें अपने बिल्ड एंड फ्रॉम से चैनल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी